नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। महिलाओं के लिए खुशखबरी। छठ से पहले मनिया योजना लाभुकों के खाते में आएंगी 2 महीनों की किश्त। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन महिलाओं को 14वीं किश्त का भुगतान नहीं मिल पाया था, उन्हें इस महीने 2 किश्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, यानी प्रत्येक लाभुक महिला के खाते में 5,000 की राशि भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पिछली किश्त से वंचित सभी महिलाओं को 14वीं और 15वीं दोनों किश्तें एक साथ दी जाएंगी। इससे महिलाओं को योजना का पूरा लाभ और त्योहारों से पहले दोहरी राहत मिलेगी। वहीं जिन महिलाओं को पिछली किश्त पहले ही मिल चुकी है, उन्हें नियमित 2,500 की 15वीं किश्त दी जा रही है। जानकारी के अनुसार मनिया सम्मान योजना की 15वीं किश्त की राशि झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है। इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा जिले शामिल हैं। इन जिलों में लाभुकों के आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन पहले पूरा हो चुका था, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया गया है। बाकी जिलों की महिलाओं को 20 से 25 अक्टूबर के बीच राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र महिलाओं को समय पर उनका हक मिले, ताकि वे त्योहारों के दौरान आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर सकें। ऐसे करें अपने भुगतान का स्टेटस चेक। मनिया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें, आवेदन संख्या या आधार संख्या और पासवर्ड दर्ज करें। आवेदन एवं भुगतान स्थिति सेक्शन में जाएं, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपकी भुगतान स्थिति और आवेदन विवरण स्क्रीन पर दिख जाएगा। हजारीबाग में लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हजारीबाग के दीपूगढ़ा स्थित एक ही बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 3 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये घटना देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जली हुई दुकानों में एक कपड़े की दुकान, एक रेस्टोरेंट और एक बैंक्वेट हॉल शामिल है। रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जबकि पास स्थित मेडिकल शॉप तक आग की लपटें पहुंची, लेकिन वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में सो रहे थे। जैसे ही उन्हें धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हुई, वैसे ही वो बाहर निकले तो पता चला दुकान में आग लग गई है। हालांकि सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग को पूरी तरह बुझाने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगा। लोगों ने बताया कि रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, लेकिन समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग को फैलने से भी रोक लिया गया। दुकानदारों के मुताबिक आग से प्रति दुकान लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था ही बीमार, गर्भवती को ई-रिक्शा से अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था एक बार फिर उजागर हुई है। पालोजोरी प्रखंड के सगराजजोर गांव निवासी चांद बाबू को अपनी गर्भवती पत्नी प्रतिमा देवी को अस्पताल लाने के लिए ई-रिक्शा, टोटो का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन के नंबर पर फोन किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मजबूरन उन्हें निजी ई-रिक्शा से प्रतिमा देवी को पालोजोरी सीएचसी लाना पड़ा। चांद बाबू ने कहा कि अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मरीजों के लिए बनाई गई सरकारी सेवाएं सिर्फ नाम की रह गई हैं। गौरतलब है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार विभाग में सुधार और सक्रियता की बात करते रहे हैं। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर न तो 108 एम्बुलेंस सेवा सुचारू है, न ही ममता वाहन समय पर उपलब्ध हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग ऐसे मामलों को सामान्य बताकर पल्ला झाड़ लेता है, जबकि ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। झारखंड के सामान्य वर्ग के छात्रों को तोहफा। 9वीं 10वीं में 3 गुना, 11वीं 12वीं में 2 गुना बढ़ेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति राशि में 2 से 3 गुना तक की भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस फैसले से सामान्य वर्ग के उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक मामूली राशि प्राप्त कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
इस वृद्धि के बाद 9वीं-10वीं के स्टूडेंट्स को अब 150 रुपए की जगह 450 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं 11वीं-12वीं के बच्चों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए दिए जाएंगे। एक आंकलन के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 58,000 बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हालांकि राजकोष पर लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बढ़ी हुई राशि इसी वित्त वर्ष से छात्रों को देने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि झारखंड में SC, ST और OBC बच्चों को कल्याण विभाग के तहत छात्रवृत्ति और कई योजनाओं का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के बच्चों को भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, लेकिन तब उन्हें मिलने वाली राशि काफी कम थी। इस महत्वपूर्ण वृद्धि से अब सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा में सहायता के लिए काफी लाभ मिलेगा। इस छात्रवृत्ति राशि की निकासी माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा की जाएगी और कोषागार के जरिए छात्र छात्राओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भुगतान किया जाएगा। हजारीबाग में 4 साल के लापता बच्चे का शव मिला। कार के पास संदिग्ध हालत में पड़ी थी लाश, हत्या की आशंका, एक हिरासत में। हजारीबाग जिले के ईचाक थाना क्षेत्र के जलौंद गांव में बुधवार देर शाम एक बच्चे का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। सुबह से लापता डुगू कुमार का शव गांव के ही एक व्यक्ति के घर के पास खड़ी कार के पास मिला। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार डुगू सुबह घर से खेलने निकला था। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव अखिलेश कुमार के घर के पास खड़ी कार के पास मिला। परिजन तुरंत बच्चे को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की हत्या कर शव छिपाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही ईचाक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अखिलेश कुमार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। थाना प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि ये मामला संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 8 महीने से मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला मानदेय, ई-ट्रेजरी में तकनीकी खामियां बनी बाधा। झारखंड में मनरेगा कर्मी पिछले 8 से 10 महीने से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ई-ट्रेजरी सिस्टम में तकनीकी खामियां होने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हो रही है। इसके चलते आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने छठ पर्व से पहले कर्मियों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन अब तक राज्य के 2000 से अधिक मनरेगा कर्मियों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल सकी है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा सहित कई केंद्रीय योजनाओं में APBS प्रणाली लागू की है, ताकि फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इसके तहत फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। हालांकि झारखंड की ट्रेजरी प्रणाली अभी तक इस नए सिस्टम से पूरी तरह अपडेट नहीं हो पाई है, जिसके कारण डिमांड जनरेट करने और फंड रिलीज करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभागों में फाइलें अटकी हुई हैं और अधिकारी भी इसे लेकर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को सफल बनाने पर JSCA और पुलिस प्रशासन ने की चर्चा। 30 नवंबर को झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धुरवा में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर आज JSCA पदाधिकारियों और रांची जिले के पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। 30 नवंबर को इस स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच होना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट मैच के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। बैठक में क्रिकेट मैच के दौरान अपेक्षित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर क्रमवार चर्चा की गई। JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने जिला प्रशासन के सहयोग की सराहना की और कहा कि समन्वित प्रयास आयोजन की सफलता की कुंजी है। सचिव सौरभ तिवारी ने स्टेडियम की तैयारियों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि JSCA इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा, इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जिला प्रशासन JSCA को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा ताकि ये आयोजन रांची में भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। दुमका एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, बड़ा हादसा टला। दुमका हवाई अड्डे के परिसर में लगे सोलर प्लांट में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। इस अगलगी में करीब 2 से 3 रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि एयरपोर्ट कर्मियों की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। कर्मियों ने समय रहते हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हवाई अड्डा परिसर को रोशन करने के लिए लगाए गए सोलर प्लांट के मुख्य केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें सोलर पैनल तक फैल गईं। परिसर से तेज लपटें और धुआं उठता देख एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तत्काल नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन आग लगने के तुरंत बाद ही सभी प्लेन को कर्मचारियों ने सुरक्षित रूप से हैंगर से बाहर निकाल लिया था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। झारखंड में शुक्रवार से फिर बदलेगा मौसम। 24 से 27 अक्टूबर तक होगी मध्यम बारिश। तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 अक्टूबर से राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं आज सुबह से ही कोहरा जैसी स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि 24 अक्टूबर से दक्षिणी और मध्य झारखंड के हिस्सों में बादल छाने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर को रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। रांची का अधिकतम तापमान जो अभी 31 डिग्री के आसपास है, वो 24 अक्टूबर के बाद गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 26 और 27 अक्टूबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे छठ पर्व के दौरान मौसम का असर दिख सकता है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। घाटशिला उपचुनाव का रण, भाजपा और झामुमो के स्टार प्रचारकों का लगेगा जमावड़ा, बनाई गई रणनीति। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें झामुमो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। छठ पूजा के बाद प्रत्याशियों की जीत के लिए स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। ऐसे में अब घाटशिला उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा के विधायक सह झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उपचुनाव में उतारा है। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच सीधी टक्कर है, जबकि जेएलकेएम के चुनावी मैदान में आने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं। 11 नवंबर 2025 को होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए झामुमो ने प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई है। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बागडोर संभालेंगे। हेमंत सोरेन सभा के अलावा रोड शो भी करेंगे, जबकि उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रोड शो के अलावा पदयात्रा भी करेंगी। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के कई मंत्री और विधायक उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे। 40 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे, जिनमें बंगाल के विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी भी प्रचार करने आएंगे। इसके अलावा चर्चित भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल भी मोर्चा संभालेंगी। अभय सिंह ने बताया कि बंगाल के भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती बाबूलाल सोरेन के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।
रांची में छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ बोले, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देता है छठ महापर्व। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जलाशयों की साफ सफाई और लाइटिंग की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रशासनिक स्तर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और छठ पूजा समितियों की ओर से छठ घाट को तैयार करने में लगे हैं। बुधवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर की जा रही व्यवस्था को देखने निकले। करीब 12 से अधिक छठ घाट का निरीक्षण करने के बाद राजधानी के डोरंडा स्थित बटन तालाब पहुंचे संजय सेठ ने स्थानीय चंद्रशेखर आजाद छठ पूजा समिति के द्वारा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों द्वारा तालाब में सामान्य दिनों में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए स्थायी चेंजिंग रूम बनाने का आग्रह किया, जिसे बनाने का आश्वासन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने दिया है। छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बातचीत में कहा कि इस साल भारी बारिश की वजह से जलाशयों में पानी बहुत है। ऐसे में छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा जीएसटी में कमी की वजह से भी लोग उत्साहित है। छठ पर्व तो स्वदेशी का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें हर चीज स्वदेशी है और इसे अपनाने का संदेश देती है। छठी मैया की आराधना के लिए हर कोई लगा हुआ है और जहां भी जो जरूरत है उसे मुहैया कराया जा रहा है। धनबाद में डायरिया के प्रकोप से एक बच्चे की मौत, भेलाटांड बस्ती में सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। धनबाद जिले के सिजवा नगर निगम वार्ड 6 अंतर्गत भेलाटांड बस्ती में डायरिया ने पांव पसार लिया है। डायरिया की चपेट में करीब 24 लोग हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है। बस्ती में डायरिया फैलने की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई। टोंडी विधायक ने सिविल सर्जन को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। भेलाटांड बस्ती में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई, जिसमें 5 महिलाएं डायरिया से पीड़ित मिली। सभी को SNMMCH में इलाज के लिए भेजा गया, जबकि कुछ लोगों को दवाई देकर डायरिया से बचने का उपाय किया जा रहा है। ग्रामीण सूरज महतो ने बताया कि डायरिया की वजह से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ 12 से ज्यादा लोगों की अचानक तबियत खराब हुई तो गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि गांव में एकमात्र कुआं है जिसमें कंपनी के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है और उसी कुएं का पानी गांव के लोग पीते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्ती में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। फिलहाल गांव की स्थिति सामान्य है। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। सोना चांदी से लेकर बाइक, टीवी और बर्तन ले उड़े। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने ऐसी चोरी की घटना को अंजाम दिया कि घर का कोई भी सामान नहीं छोड़ा। घटना सौंदा बासगढ़ खदान के पास स्थित एक निजी आवास की है, जो शंभूनाथ शर्मा का है। जानकारी के अनुसार शंभूनाथ शर्मा 21 सितंबर को किसी निजी कार्य से हजारीबाग स्थित अपने गांव गए थे। इसी बीच 21 अक्टूबर की रात उनके आवास में चोरों ने धावा बोल दिया और घर का लगभग सारा कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना का खुलासा 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब पड़ोसी ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने के बाद शंभूनाथ शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। चोरी किए गए सामानों की सूची भी हैरान करने वाली है। चोर घर से 2 सोने की चेन, 2 सोने के हार, 3 जोड़ी सोने की बालियां, 4 जोड़ी सोने के झुमके, 3 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी सोने का टॉप्स, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 16 पीस चांदी का बेरा, 2 पीतल की बाल्टियां, 2 बैगुना, 2 कढ़ाई, 2 परात, 4 लोटे, 4 थालियां, 4 कटोरे, 4 गिलास और 2 पतीले लेकर फरार हो गए। इसके अलावा 1 बाइक, बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, स्पीकर और 20,000 रुपए नकद भी चोरी हो गए। पीड़ित शंभूनाथ शर्मा ने भुरकुंडा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत कर निवेदन किया है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाश जारी है। एसीबी को मिला विनय सिंह का दुबई कनेक्शन। बिहार बंगाल में भी निवेश की जांच करेगी एजेंसी। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला और हजारीबाग में हुए लैंड स्कैम की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी जांच कर रही है। अब तक की जांच में एजेंसी को व्यवसायी विनय सिंह के संदिग्ध लोन और अवैध निवेश का पता चला है। इसके बाद एसीबी अब मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क भी खंगालने में जुट गई है। अब तक की जांच में ये जानकारी सामने आई है कि झारखंड और बिहार के अलावा विनय सिंह की कंपनी से देश के बाहर भी बड़ी रकम भेजी गई है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए दुबई भेजे गए हैं और उसे वहीं इन्वेस्ट यानी निवेश किया गया है। इस पूरे खेल में राज्य
राज्य के नौकरशाह भी शामिल हैं। एसीबी इस बात की भी जानकारी इकट्ठा कर रही है कि विनय सिंह ने रांची, हजारीबाग, गुमला, धनबाद के अलावा बंगाल के कोलकाता और बिहार के लखीसराय व पटना में कहां और कितनी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। विनय सिंह की कंपनी मिस्टर एस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड में कुछ वरीय अधिकारियों की काली कमाई को वैध किए जाने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया। हजारीबाग में गोंद चिपकाकर एटीएम कार्ड फंसाया, ग्राहक को फोन पर झांसा देकर इस तरह से लूटे हजारों रुपए। हजारीबाग में एटीएम से जुड़ी ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने चालाकी से एटीएम मशीन में गोंद चिपकाकर ग्राहक का कार्ड फंसा दिया और उसका पिन नंबर हासिल कर 50,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से एटीएम उपयोग करते समय सतर्क रहने की अपील की है। जानकारी के अनुसार ये घटना सदर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एटीएम की है। कानी बाजार निवासी शशिकांत सिन्हा धनतेरस के दिन पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने पहले 3,000 रुपए निकाले, लेकिन इसके बाद उनका कार्ड मशीन में फंस गया। कार्ड नहीं निकलने पर उन्होंने एटीएम के भीतर लिखे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताया और शशिकांत से मशीन से थोड़ा दूर खड़े होकर पिन डालने को कहा। इसी दौरान एटीएम के बाहर खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति उनका पिन नंबर देख रहा था। कुछ देर बाद कॉल करने वाले ने उन्हें शाखा जाने की सलाह दी, लेकिन ठगों ने मौके का फायदा उठाकर मशीन से कार्ड निकाल लिया और उसका दुरुपयोग करते हुए 10,000 रुपए नकद तथा 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। भुक्तभोगी को मोबाइल पर ट्रांजैक्शन मैसेज आने के बाद ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर थाना हजारीबाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि एटीएम में समस्या आने पर किसी अज्ञात नंबर पर कॉल न करें, बल्कि सीधे बैंक शाखा से संपर्क करें। जुगाड़ टेक्निक भी बेअसर, कंफर्म होना तो दूर की कौड़ी। स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट उपलब्ध नहीं। छठ पर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। यात्रियों की टिकट जुगाड़ टेक्निक भी काम नहीं आ रही। टिकट कंफर्म होना तो दूर की कौड़ी बन गई है। हर घंटे वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल यात्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। छठ पूजा के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं, जिसे बढ़ाकर 20 जोड़ी कर दिया गया है, लेकिन ये भी यात्रियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। 26 अक्टूबर को रांची रेलवे डिवीजन से पटना के लिए आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, लेकिन किसी भी ट्रेन में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और छठ महापर्व के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बिहार जाने वाली ट्रेनों में खुद जाकर यात्रियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में मदद कर रहे हैं। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री इरफान अंसारी ने हिंदपीढ़ी के बुजुर्गों में व्हील चेयर सहित अन्य उपकरण राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत झारखंड तंजीम के केंद्रीय कार्यालय हिंदपीढ़ी में बुजुर्गों को निःशुल्क व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, हियरिंग एड, नेक वेस्ट बेल्ट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि समाज सेवा और दान के क्षेत्र में मुस्लिम समाज की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दान अगर कोई करता है तो वो मुस्लिम समाज करता है, सबसे ज्यादा सेवा अगर कोई करता है तो वो मुस्लिम समाज करता है। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग हिंद पीढ़ी को जिस तरह से पेश करते हैं उससे लोगों के मन में गलत धारणा बनती है। भाजपा के लिए ये छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन झारखंड के लिए ये एक बड़ा कदम है जो आगे भी जारी रहेगा। इरफान अंसारी ने लोगों से हिंद पीढ़ी आकर देखने और इस समाज से सीखने की अपील की। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे, जिसकी शुरुआत रांची सदर अस्पताल से की जाएगी। बिहार चुनाव में झममो की नाराजगी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झममो ने झारखंड में राजद को सीट दी थी, उसके प्रत्याशी को मंत्री बनाया था और हर कार्यक्रम में उन्हें साथ रखा था। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, लेकिन राजद को झममो के प्रति वही सहयोग दिखाना चाहिए था और सीट देनी चाहिए थी।
धनबाद के बलियापुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के जेवर व अन्य सामान बरामद। बलियापुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की कई घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए के जेवर, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन सहित चोरी की अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। ये जानकारी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने गुरुवार को बलियापुर थाना में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1 सितंबर की रात बलियापुर निवासी चंडीचरण चटर्जी के घर में घुसकर चोरों ने 50,000 रुपए नकद, 7-8 भर सोने के गहने, सैमसंग का मोबाइल सहित अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली थी। इस मामले में बलियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले के उद्भेदन के लिए बलियापुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने छापेमारी कर झरिया के बालूगदा निवासी बादल महतो 23 वर्ष और बेलगड़िया कॉलोनी के लल्लन मंडल उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने न केवल इस चोरी में बल्कि झरिया, बोरागढ़ और जोरापोखर थाना क्षेत्रों में हुई अन्य चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों पेशेवर अपराधी हैं और इनके खिलाफ झरिया, जोरापोखर, तिसरा व बलियापुर थाने में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी से अब तक कुल 6 चोरी कांडों का खुलासा हो गया है। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सिटी एसपी ने कहा कि जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दुबई में बैठे अपराधी प्रिंस खान की जमशेदपुर में बढ़ी सक्रियता, रंगदारी के लिए सुजीत सिन्हा गिरोह से मिलाया हाथ। दुबई में बैठकर अपना आपराधिक गिरोह चलाने वाले प्रिंस खान की सक्रियता अब जमशेदपुर में भी बढ़ती जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र के कारोबारियों में दहशत फैला दी है। हाल ही में प्रिंस खान के नाम पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित भुयांडी निवासी कारोबारी हरिराम सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात के पीछे गोलमुरी निवासी दशरथ शुक्ला का हाथ होने का आरोप है। दशरथ शुक्ला पर आरोप है कि वो रांची, जमशेदपुर और धनबाद के कारोबारियों से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी यानी लेवी की मांग कर रहा है। उस पर जमशेदपुर में राहुल छापड़ा पर फायरिंग करने का भी आरोप है। संगठित अपराध पर रांची पुलिस की गहन जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित पुलिस टीम की जांच में सामने आया है कि रांची में कारोबारियों को धमकाने और उनसे लेवी वसूलने के लिए अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह ने आपस में गठबंधन कर लिया है। रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने पूछताछ के दौरान एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मोगा, पंजाब के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े कारोबारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायों के बीच डर फैलाकर उनसे रंगदारी वसूलने के लिए किया जा रहा है। रानीबांध तालाब की सफाई अधूरी, समिति ने निगम से त्वरित कार्रवाई की मांग की। छठ पर्व में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन धैया स्थित रानीबांध तालाब की साफ सफाई अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। दीपावली और काली पूजा के बाद तालाब में विसर्जित पूजा सामग्री से चारों ओर गंदगी फैली हुई है। तालाब के आसपास की स्वच्छता व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रही है। इस संबंध में श्री छठ पूजा समिति धैया के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने बताया कि तालाब की स्थिति बेहद दयनीय है। जगह जगह पूजा सामग्री के अवशेष पड़े हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है। आने वाले दिनों में सैकड़ों छठव्रती इसी तालाब में पूजा अर्चना करेंगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर श्रद्धालु चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालाब के पास की सड़क की जर्जर है और स्ट्रीट लाइटिंग खराब पड़ी है। इसे लेकर समिति ने नगर निगम से सड़क और लाइट की मरम्मत के साथ साथ तालाब की सफाई शीघ्र कराने की मांग की है। पप्पू सिंह ने बताया कि रानीबांध तालाब से सटे मैदान में हर वर्ष भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहाँ छठ का मुख्य आयोजन होता है। उन्होंने आग्रह किया कि नगर निगम यदि मैदान की भी सफाई करा दे तो श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि सुरेश दास ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम ने सफाई कार्य में लापरवाही दिखाई है। सफाई का काम आखिरी समय में शुरू किया जाता है, जबकि तैयारी 1 महीने पहले से होनी चाहिए। उन्होंने बताया निगम की इस लापरवाही के कारण टाइगर फोर्स की स्वयंसेवक तालाब की सफाई में जुटे हुए हैं। लातेहार में कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी संगठन से जुड़े रांची और गुमला जिले के अपराधियों को लातेहार जिले में अपराध की घटना को अंजाम देने की योजना बनाना महंगा साबित हुआ। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में रेलवे कोयला साइडिंग में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने पहुंचे कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में रांची जिला निवासी विश्वनाथ उरांव,
फूलचंद खलखो, तुलसी मुंडा, तनवीर अंसारी तथा गुमला जिला निवासी संदीप यादव शामिल हैं। अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल और 5 गोलियां भी बरामद हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे कोयला साइडिंग के संचालक से रंगदारी वसूलने और क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। अपराधियों ने कुछ दिन पहले भी हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर डर का माहौल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जब अपराधियों की योजना सफल नहीं हुई तो अपराधियों ने रेलवे साइडिंग पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। इसी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी चंदवा के परसाई गांव में पहुंचे थे, लेकिन समय रहते इसकी सूचना एसपी कुमार गौरव को मिल गई। सूचना के बाद एसपी ने लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और अपराधियों के खिलाफ घेराबंदी करते हुए छापामारी कराई। चिन्हित जगहों पर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची वैसे ही अपराधी वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेर कर अपराधियों को पकड़ लिया। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी लेवी वसूलने के लिए हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के बाद लातेहार डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापामारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में गुमला जिले का रहने वाला है, जबकि 4 अपराधी रांची जिले के रहने वाले हैं। सभी अपराधी कुख्यात राहुल सिंह गिरोह से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल और 5 गोलियां भी बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि लातेहार पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत, एसीबी जांच की मांग। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की गई है। इसमें उपायुक्त पर तितली फाउंडेशन नामक संस्था को काम देने के लिए टेंडर शर्तें निर्धारित करने का आरोप लगाया गया है। बीच में टेंडर शर्तों को बदलने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की निगरानी एसीबी जांच की मांग की गई है। मुख्य सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि धनबाद जिले में कल्याण विभाग की इकाई द्वारा 200 आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत सेविका, सहायिका और पोषण सखियों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को और ज्यादा विकसित करने के लिए टेंडर प्रकाशित किया गया है। इस टेंडर की शर्तों को कुछ इस तरह के निर्धारित किया गया है कि काम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल सेक्टर काउंसिल यानी MEPSC को मिले। तितली फाउंडेशन MEPSC के ट्रेनिंग पार्टनर होगी। उपायुक्त के निर्देश पर निर्धारित टेंडर शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण का काम MEPSC को मिलेगा और तितली फाउंडेशन प्रशिक्षण का काम करेगी। आरोपों में कहा गया है कि तितली फाउंडेशन के संस्थापक प्रांजल मोदी आदित्य रंजन के पोस्टिंग के बाद कई बार धनबाद आकर DMFT के PMU से बातचीत कर चुके हैं। उनका आदित्य रंजन के साथ पहले से गहरा संबंध है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने मुख्य सचिव से इस पूरे प्रकरण में ACB से जांच कराने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।